Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing 6 major articles. पहला यूएस से हम कुछ अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं जो कि जोधपुर हम पोस्ट करने वाले हैं वेस्टर्न फ्रंट पे, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट. देन यूएस से यूनेस्को को छोड़ चुका है. इसराइल के तरफ जो कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिलती है यूनेस्को की इस वजह से. देन हम नमस्ते स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे. बायो स्टिमुलेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047 कैन दिस बी पॉसिबल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट में हम बात करेंगे रशिया की प्लेसेस इन न्यूज़ में. नाउ द थिंग इज, पहले आर्टिकल में हमें डिफेंस पर्सपेक्टिव से इसे समझने की ज़रूरत है. इंडियन आर्मी ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को यूएस से खरीदने की बात की है. अब इसकी फर्स्ट डिलीवरी आने वाली है और इसको हम प्लेस करने वाले हैं जोधपुर में, जो कि वेस्टर्न कमांड के मतलब वेस्टर्न साइड पे आता है आपके. तो अपाचे फ्लीट विल बी बेस्ड इन जोधपुर, जो कि वेस्टर्न थिएटर में आपका आता है. एंड यहाँ पे इसका खास बात ये है कि ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि ट्विन इंजन के साथ आता है. M230 चेन गन इसमें है. AGM 114 हेलफायर मिसाइल्स है. हाइड्रा 70 रॉकेट पॉड्स भी है इसमें. 476 किलोमीटर तक ये फ्लाई कर सकता है एंड 3 आवर्स की इसकी इंड्योरेंस है. तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है. नाउ यूएस अगेन डिसाइडेड, 2023 तक यूएस पहले भी पार्ट नहीं था यूनेस्को का. अब एक बार फिर से यूएस ने ये डिसाइड किया कि भाई इस साल के एंड तक वी विल बी क्विटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को. तो सबसे पहले 2018 में इन्होंने क्विट किया था, फिर 2023 में वापस से रिज्वाइन किया. अब दिसंबर 2026 के आसपास यूएस फिर से इससे विड्रॉ करने वाला है. तो मींस यूनेस्को के पास अब फिर से फंडिंग की कमी आने वाली है. तो यूनेस्को अगर हम बात करें तो इसका यूएन की ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करते हैं, सिक्योरिटी को प्रमोट करती है. स्पेशली इसका फोकस है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के ऊपर. इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है. 1945 में बनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. अभी प्रेजेंटली 194 कंट्रीज इसके मेंबर हैं. एंड यहाँ पे ये जितने भी यूनेस्को की जो साइट्स होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनको मेंटेन करने का भी जिम्मेवारी इसके पास रहती है. प्लस साइंटिफिक एक्सचेंजेस को ये प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है, लिटरेसी को प्रमोट करता है एंड कहीं ना कहीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को भी प्रिजर्व करने का ये काम करता है. वैसे एजुकेशनल एक्सेस के ऊपर भी ये फोकस करता है. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. अब 2011 से ही यूनेस्को और यूएस के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं रहे. रीजन बीइंग, यूनेस्को ने फलस्तीन को मेंबर के तौर पे एक्सेप्ट किया. मतलब ये कहा जाता है कि भाई ये एंटी इजराइल रिटोरिक को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है. एंड इन्होंने जब एडमिट किया स्टेट ऑफ फलस्तीन को फुल मेंबर के तौर पे 2011 में, उसके बाद से यूएस ने इनकी फंडिंग करनी कम कर दी और धीरे धीरे 2018 आते आते यूएस इससे विड्रॉ भी कर गया. अब जहाँ पर जेंडर राइट्स की बात की जाए, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन एंड हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए, तो यूएस इनकी डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई ये कल्चर और सोसाइटी में सोशल लाइक आप ये कह सकते हो कि डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. तो यूएस ने अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडिंग प्रोवाइड करता है इसकी. तो आने वाले समय में हो सकता है या तो चाइना इनको रिप्लेस करे या हो सकता है कि यूनेस्को की इफेक्टिविटी और कम हो जाए. तो ये प्रॉब्लम आपको यूनेस्को के साथ देखने को मिल सकती है. आइए अब बात करते हैं इंडिया की. इंडिया में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज जो मैनहोल्स हैं इनको क्लीन करना. एंड ज़्यादातर केसेस में आप देखते हैं कि ह्यूमन को डिप्लॉय किया जाता है बिकॉज इंडिया में मशीन्स कम यूज़ की जाती है. तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के एक सोशल ऑडिट की रिपोर्ट को इन्होंने हाईलाइट किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई 90% जो डेथ हुई है सीवेज टैंक के अंदर, उनमें सीवेज टैंक्स के अंदर, सेप्टिक टैंक्स के अंदर, ये जस्ट बिकॉज लोगों के पास प्रोटेक्टिव गेयर्स नहीं थे, इस वजह से हुई है. तो ये डेथ्स ज़्यादातर हजार्डियस सीवर और सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग के टाइम पे हुई है. एंड कहीं ना कहीं ये टैंक्स क्लीन करने की जो प्रैक्टिसेस है अभी भी कंटिन्यू हो रही है, इवन जबकि मैनुअल स्क्वेंजिंग भारत के अंदर बैन है. ऑल्दो गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम एक लॉन्च की थी 2023 में, जिसके थ्रू हम प्रमोट करना चाहते थे इनके रिहैबिलिटेशन को. तो यहाँ पर
नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसके ऊपर मतलब मशीन्स को प्रमोट करना चाहते थे, तो इसके ऊपर हमारा फोकस था। इसमें 2 मिनिस्ट्री साथ में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड हाउसिंग। टोटल 84,000 प्लस हमने सफाई कर्मचारी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, जो कि 36 से ज़्यादा स्टेट्स में आपके लोकेटेड थे। एंड इनको 50% डिस्काउंट पे हमने मतलब ओवर 50% ऑफ देम वी हैव गिवन देम PPE किट्स एंड वेरियस अदर मैकेनिज्म, और इसमें डिस्काउंटेड रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे दिया है। वो 50% नहीं, उससे ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनको रिहैबिलिटेट करना, इनको स्किल्स प्रोवाइड करना, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, प्रमोट करना मशीन्स के थ्रू सैनिटेशन ड्राइव को, एंड इवन इनकी डिग्निटी और सेफ्टी को इंश्योर करना, जो कि आर्टिकल 21 में भी बात की जाती है, आर्टिकल 14 में भी और आर्टिकल 17 में भी। एलिमिनेट करना हजार्डियस मैनुअल स्केंजिंग की सभी तरह के प्रैक्टिसेस को एंड इक्विपमेंट्स को लेकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 में जब ये पहली बार मुद्दा उठा था, तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट को लेके आई थी, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी भी आपका बना था। तो इसमें हम फोकस ये कर रहे थे कि भाई कैसे मतलब इस चीज़ को पूरी तरह से बैन कर सके इंडिया में, बट अभी भी ये प्रैक्टिसेस होती हुई आपको देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो कहते हैं आप PPE किट्स को और ज़्यादा बांटो, सेफ्टी गेयर्स को बांटो, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आप फोकस करो कि कैसे वो मैकेनाइज वे में इन चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। साथ के साथ जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर इनको क्या करिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कीजिए। मोर ओवर आप उन सिटीज़ को आइडेंटिफाई करो जहाँ पर अभी भी इस तरह की प्रैक्टिस होती है, और इस प्रैक्टिसेस को रिमूव करने की कोशिश करो, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस में ये बात कही थी कि कोई भी मैनुअल स्केंजिंग करवाता है तो आर्टिकल 14, 17 और 21 का वायलेशन है, और गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली बैन करे। मोर ओवर 10 लाख का कंपनसेशन प्रोवाइड करे अगर कोई भी पर्सन इस तरह की काम करते हुए जिसकी डेथ हो जाए। कोशिश करो कि ये प्रैक्टिसेस खत्म करके मैकेनाइज्ड वे में इस पूरी हजार्डियस चीज़ को आप क्लीन कीजिए। एंड मोर ओवर सिंबॉलिक रिहैबिलिटेशन नहीं, हमें एक्चुअल में इनकी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बायोस्टिमुलेंट। बायोस्टिमुलेंट आपके क्या होते हैं? एज पर फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिक्सचर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के अंडर, ये वो सब्सटेंस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, यानी प्लांट की ग्रोथ को, न्यूट्रिएंट इनटेक को, यील्ड को, स्ट्रेस टॉलरेंस को एंड क्रॉप क्वालिटी को। मतलब ऐसा कोई भी आप कोई कीड़ा या कोई ऐसी बायो मतलब लिविंग, स्टिमुलस मतलब जो एक तरह का ट्रिगर करे जिससे प्लांट के अंदर पॉजिटिव चेंज आए, तो उसे बायोस्टिमुलेंट कहते हैं। वैसे नेगेटिव चेंज भी आ सकते हैं, बट हम पॉजिटिव के लिए फोकस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई इसमें आप एनिमल और प्लांट वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हो, सी वीड्स को भी यूज़ कर सकते हो, माइक्रोब्स फॉर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हो। तो कहा जाता है कि भाई इंडिया में अभी एस्टिमेटेड मार्केट समवेयर अराउंड $350 मिलियन के आसपास की है इसकी। अब कंसर्न क्या है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? कहते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये डायरेक्ट किया है कि भाई आप फोर्स मत करो इन लोगों को कि भाई तुम जब यूरिया या आप डैप लेने जा रहे हो उसके साथ आप बायोस्टिमुलेंट को भी लो, क्योंकि कई बार किसानों ने ये कंप्लेंट की है कि बायोस्टिमुलेंट इनइफेक्टिव है और इससे कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और कोई फायदा नहीं है, क्रॉप की यील्ड इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसमें कहा जाता है कि भाई देखो सबसे बड़े कंसर्न क्या है, ये सेल जो है ज़्यादातर अनरेगुलेटेड है और जो सामान यहाँ पर बेचा जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। पेस्टिसाइड के रेजिड्यू देखने को मिलता है जबकि ये यूज नहीं होने चाहिए थे केमिकल इसके अंदर, एंड जो क्लेम किए जाते हैं वो क्लेम इफेक्टिविटी के ज़्यादातर बोगस है, मिसलीडिंग है। तो कहा जाता है कि भाई आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड वर्कर्स के जो जो भी बात की जाती है मतलब वर्कर्स की या कंज्यूमर्स की, वो पूरी तरह से यहाँ पर फुलफिल नहीं की जाती है। अनटेस्टेड केमिकल्स को इसमें यूज़ किया जा रहा है, एंड इसमें कहा तो जाता है कि पैदावार बढ़ेगी, बट बढ़ता कुछ नहीं है, सिर्फ खर्चा बढ़ता है किसान का। तो बायोस्टिमुलेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट का साइज, टेस्ट, कलर, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप उसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाने में यूज़ कर सकते हो। प्लांट के अंदर इंटरनल स्टिमुलस देके उसकी यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हो एंड न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को। तो वैसे अगर हम बात करें तो
या आपके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड रेगुलेशन के बाहर आते हैं। कोई साइंटिफिक स्क्रूटनी नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सबसे पहले इसके बारे में संज्ञान लिया था 2011 में। इवन नीति आयोग और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर फ्रेमवर्क बनाने के लिए इनिशिएट कर चुके हैं, बट स्टिल आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक अनरेगुलेटेड एरिया आज भी देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। 2025-26 के बजट में हमने कहा कि हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अपनी बिल्ड करेंगे 2047 तक। एंड अभी कितनी है? 8 गीगावाट। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलें हमें मोर देन 10-12% यहाँ पर ग्रोथ की जरूरत है। तो कहते हैं कि भाई नेट जीरो एमिशन हमें अचीव करना है 2070 तक, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो 1954 में डॉक्टर होमी भाभा ने एम्बिशियस टारगेट लिया था कि भाई हम 1980 तक 8 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। 1956 में हमने अप्सरा, जो कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था, रिसर्च रिएक्टर, उसको बिल्ड किया एशिया का। 1963 में तारापुर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आपका ऑपरेशनलाइज हुआ, इसमें यूएस ने हमारे को मदद की। 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमने कंडक्ट किया, जिसके बाद हमारे ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गए। 1974 में हमने सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस किया, जहां पर हमने प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स को बनाना स्टार्ट किया यूजिंग नेचुरल यूरेनियम। 1980 से 2000 के बीच में हमने डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को और इन्हांस किया, और राजस्थान, नरोरा, कायगा एंड काकरापारा, इन सब एरियाज में हमने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश किए। 1998 में हमने पोखरण 2 टेस्ट किया, जिसे ग्लोबली कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया। अब 2008 में एनएसजी वेवियर हमारे को दिया गया ग्लोबल न्यूक्लियर पावर ट्रेड के लिए। एंड अभी प्रेजेंट में हम 540 मेगावाट और 700 मेगावाट के काफ़ी सारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स के ऊपर फोकस करें। एंड मोर ओवर 3000 से लेके 7000 के बीच में, मतलब 3000 का हम अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, एंड मोर ओवर 7000 मेगावाट का अभी सैंक्शन कर चुके हैं हम। तो ये न्यूक्लियर स्टाटस है हमारा। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ हम इस पे लगाने वाले हैं, एटलीस्ट 5 इंडिजिनस डिज़ाइंस के ऊपर, ताकि इंडिया में हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को प्रमोट कर सके बाय 2033। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अभी इंडिकेट ये भी कर रही है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी एक्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, जिससे इस डोमेन में हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकें। तो यहाँ पर इंडिया की जीडीपी टारगेट की बात करें तो $35 ट्रिलियन की हम करना चाहते हैं बाय 2047, एंड बाय दैट टाइम वी नीड एटलीस्ट 2400 गीगावाट एनर्जी। तो कोल इलेक्ट्रिसिटी अभी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम 50% इंस्टॉल कैपेसिटी को रिन्यूएबल के ऊपर लेके जाएं, और एक्चुअल में हम अपनी लो कार्बन बेस लोड और रिलायबल एनर्जी सोर्स को जनरेट करना चाहते हैं, ताकि हम फॉरेन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें। बट अभी हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं कि भाई ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इतनी कॉस्ट हम बेयर कर पाएंगे कि नहीं। बाकी पब्लिक सेफ्टी को लेके भी कुछ कंसर्न रहते हैं, जिससे लोग अब अक्सर इन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की अभी एंट्री पूरी तरह से बैन है, एंड ज़्यादातर केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से डिलेज हो जाता है प्रोजेक्ट में, एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई आप यूरेनियम की स्कार्सिटी को दूर नहीं कर पाए हो। तो अब बात करेंगे हम रशिया की, जहाँ पर एक अर्थक्वेक देखने को मिला है कामचाटका में। कामचाटका पेनिनसुला, ये आपका ये पार्ट है। तो वैसे अगर हम बात करें तो रशिया के जो एरिया है ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। सी ऑफ ओखैच एक तरफ आता है, यहाँ पर आपकी ये बेरिन स्ट्रेट वाला जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये चीज़ इसके बारे में याद रखना है। तो वैसे रशिया की अगर हम बात करें, उरल माउंटेन्स, काउकस माउंटेन एंड एटली माउंटेन के लिए जाना जाता है। रिवर वोल्गा, ओब, लेना एंड लेक बाइकाल, ये मेजर लेक्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। वैसे रशिया काफ़ी रिच है, जैसे खासकर अगर आप इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में आपको ऑयल के काफ़ी रिसोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।